हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, इसमें जो प्रीवियस ईयर के आए हुए जो क्वेश्चंस थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए थे, वो सारे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। उसकी वीडियो अपलोड हो गई, आप लोगों ने तैयार भी कर लिए होंगे और इसी के साथ साथ थ्योरी भी आप लोग तैयार कर रहे होंगे। उसका टेस्ट भी हो चुका है। आज हम लोग यूनिट थर्ड यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, इसका सारा PDF आप लोग ले चुके हैं। इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर देखिए। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी आपको ऐसे पदार्थ बताना है जिसमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी हो। तो हमने 2 प्रकार के वैद्युत अपघट्य पढ़े थे, एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य और एक प्रबल वैद्युत अपघट्य। आपको पता है कि ऐसे अपघट्य, वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जिनकी कम होती है उनको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब जिनका विलयन में वियोजन पूर्णतया हो जाता है, पूर्ण रूप से लगभग 100% वियोजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जब इसका वियोजन अधिक मात्रा में होगा, यानी नंबर ऑफ आयंस अधिक देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी भी क्या होगी? इसमें अधिक होगी। यानी अच्छा चालकत्व वाला विलयन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? प्रबल वैद्युत अपघट्य होना चाहिए। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कहते हैं, क्यों जनरेट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल्स, यानी धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, विलयन के ताप पर भी निर्भर करेगा और विलयन की मोलरता या सांद्रता पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, क्यों? बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? यानी इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन है वो इसमें एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। जब दोनों जगह हमारा क्या है, सेम मेटल है, सेम इलेक्ट्रोड है, तो E0 की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी? 0 आएगी। यानी इलेक्ट्रोड निकालने का आपने फार्मूला पढ़ा था, EMF का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब यहाँ पर एनोड और कैथोड पर दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोड विभव होगा इसका वो कितना आएगा? 0 आएगा। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। इसी के सापेक्ष क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रोड विभव हम लोग कैलकुलेट किए जाते हैं, ज्ञात किए जाते हैं। यानी किसके सापेक्ष? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष अन्य धातु इलेक्ट्रोडों का हम लोग इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव जो होता है वो कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नेक्स्ट, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। बहुत ही देखिए आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो धातुएं, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान जितने अधिक नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना, तो वो धातु क्या होगी? उतनी ही सरलता से क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उसकी क्रियाशीलता उतनी अधिक होगी, उसकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता उतनी अधिक होगी और उसका अपचायक गुण भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो धातु सबसे ऊपर है, ठीक है ना, तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देखिएगा तो एल्युमिनियम धातु का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है और इसके लिए जो मानक अपचयन विभव का मान है वो सबसे अधिक नेगेटिव है। इसलिए इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। NY50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड विशिष्ट चालकता इतनी दी हुई है। विशिष्ट चालकता मतलब कप्पा आपको गिवन है इसमें, देखिएगा। फिर इसमें ओके, NY50 विलयन की, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए नॉर्मलता आपको गिवन है। नॉर्मलता बराबर कितनी हो गई? 1/50 हो गई, ये गिवन है इसमें। 25 डिग्री पर विशिष्ट चालकता 0.002765 ओम इनवर्स सेंटी इनवर्स है। इसका मतलब क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे कप्पा की आपको वैल्यू दे रखी है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध R बराबर आपको कितना दे रखा है? 400 आपको दे रखा है, ओम है, तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। बहुत देखिए आसान है। आपको क्या है, यहाँ पर जो नॉर्मलता आपको दे रखी है और यहाँ पर जो टेम्परेचर दे रखा है इसका आपको यूज नहीं करना है।
ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है सेल स्थिरांक L/A निकालने के लिए। तो L/A होता क्या, पहले उसको समझिएगा। L/A देखिए कैसे निकालते हैं, फार्मूला आपके पास, आपने पीछे एक देखिए फार्मूला देखिए पढ़ा है, L/A, R बराबर रो L/A R बराबर रो L/A, ठीक है ना, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो L/A क्या है, ये क्या कहलाता है, हमारा सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल कांस्टेंट इसको कहते हैं। R की वैल्यू देखिए इसमें आपको गिवन है, रो की वैल्यू भी आपको इसमें गिवन है। तो क्या करना आपको, L/A इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, R/रो हो जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना, 400 डिवाइड बाई 0.00726765 ये डिवीजन करना है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका सही वो क्या आएगा, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट क्या होती है, सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर इनवर्स होती है। L यहाँ पर क्या है, लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर हो गई, जो भी आपका चालक होगा, कंडक्टर होगा, उसकी हो गई। और A यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर हो गया, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इसमें क्या है, चार तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव आपको दिए हुए हैं, क्रमशः -2.90, +1.50, -0.74 एंड +0.34 वोल्ट हैं। इनमें प्रबल अपचायक क्या होगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, चार, आप कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2011 में भी आया, यूपी बोर्ड में 16 में भी आया है। मानक अपचयन विभव आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, और आपको क्या बताना है, इसमें सबसे प्रबल अपचायक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपचायक होता क्या है, ठीक है ना। अपचायक का मतलब क्या हुआ, यानी जिस धातु में ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या सबसे अधिक हो, ठीक है ना, यानी इजीनेस, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली लूज कर दे, यानी कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा था कि ऐसी धातुएं जिनके लिए मानक अपचयन विभव का मान बहुत अधिक होता है वो क्या होती हैं, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्थात आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं, ठीक है ना। और जो ऑक्सीकृत होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। तो जिसके लिए नेगेटिव वैल्यू सबसे अधिक होगी वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। चार आपको मेटल्स दे देगा और कहेगा इनको क्रियाशीलता के अपचायक गुण के घटते बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, तो सबसे अधिक देखिएगा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए दे रखी है, ए के लिए सबसे नेगेटिव वैल्यू है -2.90 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, जो ए होगा ये क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा नेक्स्ट, Vr नेगेटिव के जलीय विलयन में से कौन Br2 विस्थापित करेगा, ठीक है ना। ये भी क्रियाशीलता पर आधारित क्वेश्चन है। अब आपको हैलोजन का क्रम आपको पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में सबसे ऊपर कौन है। हैलोजन्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ऊपर I2 है, फिर Br2 है, और फिर क्या है, Cl2 है, फिर नीचे F2 होगा। इस टाइप से ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखिए Br नेगेटिव के जलीय विलयन में से कौन Br2 विस्थापित करेगा, ठीक है ना। यानी Br नेगेटिव का क्या बन रहा है, यहाँ पे Br2 बन रहा है, यानी Br नेगेटिव यहाँ पर Br2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही, -1 से देखिए चेंज हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है ना। अब ए कौन विस्थापित कर सकता है, यहाँ पर देखिए Cl2 आपको पता है कि इससे अधिक क्रियाशील होगा। तो Cl2 क्या करेगा, Vr के जलीय विलयन में से Br2 को विस्थापित कर देगा, और Cl2 यहाँ पर खुद क्या हो जाएगा, स्वयं क्या होगा, अपचयित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Br नेगेटिव प्लस Cl2, रिएक्शन 2 लिखता हूँ मैं। तो देखिएगा इस इक्वेशन में जो 2Br नेगेटिव प्लस Cl2 गिव्स 2Cl नेगेटिव प्लस Br2, ये इसकी देखिए इक्वेशन बनेगी। अब Br नेगेटिव से देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, Br2 बन रहा है, और Cl नेगेटिव से क्या बन रहा है,
Cl2 से बन रहा है Cl नेगेटिव, यानी Br नेगेटिव यहाँ पर क्या हो रहा है, Br2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, इसलिए क्या है Br नेगेटिव यहाँ पर अपचायक हो गया। और Cl2 से क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव, Cl2 का यहाँ पर अपचयन हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, Cl2 इसमें ऑक्सीकारक है। तो Br नेगेटिव के जलीय विलयन में से Cl2 क्या करेगा, Br2 को विस्थापित कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता। अभी पीछे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने बताया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो किस किस पर देखिए निर्भर करता है। यहाँ पर ये धातु की प्रकृति और उसके आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, विलय में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा, ताप पर भी निर्भर करेगा, लेकिन दाब पर निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, दाब। ठीक है ना। आप नेक्स्ट इक्वेशन भी देख सकते हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रोड कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट समीकरण के द्वारा, उसमें भी देखिएगा प्रेशर टर्म नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम तथा गोल्ड Au की सक्रियता का सही क्रम क्या है। ठीक है ना। Mg, Cu, Na तथा Au की सक्रियता का सही क्रम है। आपको बताना है कि इसमें क्रियाशीलता या सक्रियता का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो आपको मालूम है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु के लिए मानक अपचयन विभव का मान मोल नेगेटिव होगा, अर्थात जो आपने टेबल बनाई है उसमें जो सबसे ऊपर धातु है वो अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली क्रियाशीलता नीचे की ओर क्या होती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सोडियम। सोडियम ऊपर है, फिर मैग्नीशियम उसके नीचे आता है, फिर उसके नीचे कॉपर आता है, फिर गोल्ड काफ़ी नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड गोल्ड। सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और गोल्ड, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सेम ऐसे ही है कि चार धातुएं A, B, C, D आपकी गिवन है। चार धातुएं A, B, C, D, इनके मानक ऑक्सीकरण विभव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है, ना कि मानक अपचयन विभव। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मानक ऑक्सीकरण विभव, मानक अपचयन विभव। हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को एक, ठीक है ना। कितने दे रखे हैं, +1.5, -2.0, +0.84 तथा -0.36 वोल्ट। इन धातुओं की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम निकालना है आपको, ठीक है ना। तो क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, मानक ऑक्सीकरण विभव दिया हुआ है। ओके, तो क्या करें, मानक ऑक्सीकरण विभव का मान, इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयन जिसकी विद्युत चालकता जलीय विलयन में सबसे अधिक है। जितना छोटा देखिए साइज होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी यानी उसकी जल योजन क्षमता क्या होगी, उतनी अधिक होगी, यानी जल के साथ जुड़ने की जो क्षमता है वो अधिक होगी, ठीक है ना। जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे आयन के चारों तरफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, सबसे लिथियम आयन क्या सबसे छोटा है, आपको पता है, ठीक है ना। सबसे छोटा आयन होने के कारण क्या होगा, जलीय विलयन में इसका साइज क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी विद्युत चालकता क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर आता है इसमें सीजियम आयन। सीजियम आयन का साइज क्या है, सबसे बड़ा है। सीजियम आयन बड़े आकार का होने के कारण क्या होगा, जलीय विलयन में इसके चारों तरफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिथियम आयन की तुलना में कम जुड़ेंगे, यानी इसका साइज क्या होगा, जलीय विलयन में सबसे छोटा हो जाएगा। और आपको पता है स्मॉलर इज द साइज, लार्ज इज द मोबिलिटी, यानी आकार छोटा होने के कारण क्या होगा, इसकी जो चालकता होगी, विद्युत चालकता होगी, वो सबसे अधिक होगी। तो जलीय विलयन में ध्यान रखिएगा, सीजियम आयन की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है और लिथियम आयन की चालकता सबसे कम। अगर आपसे आयनिक त्रिज्या पूछा जाए जलीय विलयन में, तो जलीय विलयन में लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक होगी और सीजियम आयन की आयनिक चालकता क्या होगी, सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा।
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन किससे पहले अपचयित होता है? आपको बताना है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन किससे पहले अपचयित होता है। ठीक है ना। अगर आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी पता है, आपको इनकी सबकी पोजीशन अगर आपको मालूम है, तो इसका आप आंसर भी इजीली बता सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Zn2+ होगा, क्योंकि कॉपर आयन, सिल्वर आयन और आयोडीन ये सब क्या हाइड्रोजन से नीचे उपस्थित हैं। ठीक है ना। अब पूछ रहा H+ आयन किससे पहले अपचयित होगा। ठीक है ना। अब अपचयित होने का जो क्रम होगा इसका, वो किससे पहले हो जाएगा, Zn2+ आयन से पहले अपचयित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। जलीय NOH के वैद्युत अपघटन पर कौन से आयन एनोड पर जाएंगे। ठीक है ना। पहले बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। वैद्युत अपघटन का मतलब क्या होता है, यानी वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या होगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कौन, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जलीय NaOH होगा, Na+ आयन में देखिए ब्रेक होगा ना, आपको शायद पता है, और OH नेगेटिव आयन में। ठीक है ना। एनोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एनोड की तरफ कौन सा इनमें मूवमेंट करेगा। एनोड पर जब आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, OH पे कैसा नेगेटिव है। आपको पता है कि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर एनोड पर क्या मुक्त होगा, OH नेगेटिव आयन, और कैथोड पर क्या जाएंगे, सोडियम आयन। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव आयन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु प्लेटिंग होती है। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि संक्षारण से बचाने के लिए, करोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है या जो आपकी टीन होती है, उस पर क्या करते हैं हम लोग, लेप लगा देते हैं, या तो पेंट कर देते हैं, या क्या करते हैं किसी दूसरी धातु की एक लेयर लगा देते हैं। तो इसमें हम कौन सी लेयर लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन के ऊपर क्या करेंगे, हम उस धातु का लेपन कर सकते हैं जिसकी क्रियाशीलता क्या हो, यानी ऑक्सीकृत होने की क्षमता क्या हो, इस धातु से आयरन से अधिक हो। उन धातुओं का हम देखिए लेपन देखिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आयरन है। ठीक है ना। अब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जाइएगा और ये देखिएगा कि आयरन से ऊपर कौन कौन सी यहाँ पर धातु है। तो इसमें देखिएगा कॉपर, टिन, निकेल। सही आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, Zn देखिए ऊपर है, तो जिंक की इस पर क्या करेंगे, प्लेटिंग कर देंगे हम लोग, कवरिंग कर देंगे, और इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यानी धातु के ऊपर, आयरन धातु के ऊपर जिंक धातु का लेपन कर देंगे या उसकी कवरिंग कर देंगे, उसकी कवर कर देते हैं, उसको पतली चादर चढ़ा देते हैं। इसे क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धातु का गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बहुत आसान है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर E0 रिडक्शन का मान आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे रखी हैं, कौन कौन सी, एक तो Zn2 पॉजिटिव, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर E रिडक्शन का मान, Zn2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Zn बन रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ -0.76। ऐसे कॉपर का आपका दे रखा है, Cu2+ आयन से Cu बन रहा है +0.34 रिडक्शन पोटेंशियल। ये गैल्वेनिक सेल रिएक्शन दे रखी है, और आपको इसमें देखिए क्या बताना है, आपको इस सेल के लिए E0 की वैल्यू देखिए बतानी है, E0 सेल का मान देखिए बताना है, या इसको हम वैद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, या आपको सेल विभव आपको बताना है। तो देखिएगा सेल विभव कैसे निकालते हैं। E0 सेल बराबर क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, या हम कह सकते हैं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, फिर माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या इसको क्या लिख सकते हैं, आपने गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा था, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा था कि राइट हैंड साइड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड पर राइट हैंड साइड में रखा जाता है, और जो एनोड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है। आपको ही पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, E0 बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट भी हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, यानी Zn2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Zn देखिए बन रहा है, ठीक है ना, -0.076 वोल्ट। Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Cu2 पॉजिटिव Cu बन रहा है, तो 0.34 वोल्ट दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब क्या करना है, देखिए इनकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पर कैथोड पर इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपको पता होना चाहिए।
कैथोड पे इसमें कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। ये जो गैल्वेनिक सेल जो रिएक्शन जो हमने नीचे लिखी है इससे हमको पता चलेगा। Zn2 पॉजिटिव से देखिए क्या बन रहा है, Zn देखिए बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव से देखिए Zn बन रहा है और Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है यहाँ Cu। जब Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा। और Cu2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है, ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी 0.34 माइनस 0.76, यानी फार्मूला वैल्यू अगर हम तो पुट करें क्या देखिए आ जाएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, यानी कि ई नॉट कैथोड पे क्या होगा, अभी आपको बताया Cu2 पॉजिटिव से Cu, तो 0.34 फिर माइनस, अब माइनस में इसकी वैल्यू दे रखी तो माइनस में ही हम रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस होगा, ऐड इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.10 आ जाएगा। यानी इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1.10, बी इसका देखिए सही आंसर होगा। इस तरह से भी इसमें 15 क्वेश्चन हुए, 16 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।